बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। इमरान खान साहब की सियासत अपनी जगह मौजूद है, मुल्क के अंदर उनकी मकबूलियत है, मौजूद है। बाई इलेक्शंस वो जीत चुके हैं बहुत से। मकबूलियत होने के बाद उसके बावजूद भी सवाल एक ही है कि इमरान खान साहब की सियासत को एस्केलेशन कोर्स पर किसने डाला है। ये वो सवाल है जो ये खाकसार कुछ अरसे से पूछता आ रहा है। आज इसका एक रिफ्लेक्शन नज़र आया। अभी कुछ देर पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल बौडा साहब मौजूद थे, जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि कौन लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को इस डगर पर चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर फैसल बौडा जो कि इमरान खान साहब के करीब समझे जाते थे, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, अहम रहनुमा थे अपनी जमात के, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी उनकी होती थी, एक्सेस भी थी, उनके मुताबिक कुछ सांप या कुछ कीड़े टाइप के लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब को बहका रहे हैं और इमरान खान साहब को उनकी बातों से ये लगा कि इमरान खान साहब शायद कानों के कच्चे हैं, बहुत जल्दी उनको इन मामलात की तरफ धकेल दिया जाता है और इमरान खान साहब कभी अदलिया पर चढ़ाई कर देते हैं, कभी फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बना देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये सब कुछ करते हुए एक बात भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में जिस तरीके से आई, जो उनके बेनिफैक्टर्स थे, आज इमरान खान साहब उनके खिलाफ हैं। इमरान खान साहब को भरपूर सपोर्ट हासिल रही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से अपनी हुकूमत इंजॉय की। इमरान खान साहब खुद रिकॉर्ड के ऊपर हैं, ये बात कह चुके हैं कि किस तरह उन्होंने अपने इत्तेहादियों को ब्राउ बीट करके बहुत से इशूज़ के ऊपर, बहुत से मामलात के ऊपर इवन वोटिंग तक करवाई। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रही। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से सपोर्ट किया, ये सवाल बाकायदा तौर पर पूछा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर DGI भी मौजूद थे और DGI SPR भी मौजूद थे। और बड़ा खूबसूरत जवाब DGI ने दिया। उन्होंने फरमाया कि ये एक इस पर किसी और दिन हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मैं ये बात बार बार क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ कि जब इतने बड़े ओहदे पर एक ज़िम्मेदार शख्सियत मौजूद है, वो ये नहीं कह रहे कि भाई आपका सवाल गलत है या आपका सवाल झूठ है, वो ये कह रहे हैं कि भाई किसी और दिन ज़रा इस पर बात कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी बताया है, उन्होंने फरमाया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा भी कि एक हद तक सेनेट के इंतखाबात तक हुकूमत को सपोर्ट रही, उसके बाद नहीं रही और इमरान खान साहब सीख पा उनसे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक नई तावील पेश कर दी। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वजह से हुए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एहतसाब के ऊपर इशू था और ये कि इस्टेब्लिशमेंट उस्मान बुज़दार साहब को निकालना चाहती थी। क्या हकीकत यही है? आज ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब चंद अहम लोगों से हम लेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आज की हुकूमत यानी PDM की हुकूमत किसी ऐसी शख्सियत को आर्मी चीफ लगाना चाहती है जो कि इनकी करप्शन माफ करवा दे। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिएगा। नवाज शरीफ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म कर। इनका कभी मकसद आर्मी चीफ को अपना आर्मी चीफ लाने का ये नहीं है कि वो आर्मी के इदारे को मजबूत करेगा, वो प्रोफेशनल होगा। इनके सारे फैसले होते हैं अपनी जात के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लिए, अपनी चोरी के लिए, अपने जो महलात बाहर बचाने के लिए। ये बात मेरे ख्याल में सबको मालूम है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का बहुत ही मजबूत हिस्सा है, मुल्क का सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारा है। उस इदारे के अंदर जो भी 3 स्टार जनरल बनते हैं और जो भी इस स्टेज पर आते हैं कि वो उस पैनल के अंदर मौजूद हों, वो तमाम ही बड़े डेकोरेटेड और एबल बॉडीड ऑफिसर्स होते हैं, यानी ब्रिलियंट ऑफिसर्स होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ उनमें सभी ये मेरिट करते हैं कि उनमें से किसी एक को भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का चीफ चुन लिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि ये किसी ख़ास शख्सियत को बनाना चाहते हैं तो इमरान खान साहब को फिर बता देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी, इमरान खान साहब के करीब वो लोग जो कि उनकी हुकूमत थामे हुए हैं पंजाब के अंदर, यानी जैसे जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, वो नहायती ज़ीरक सियासतदान है, मामला फ़हम है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके देरीना और बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं। आप कभी ऐसी गुफ्तगू चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़ुबान से नहीं सुनेंगे, ना ही उनके साहबजादे चौधरी मोनस इलाही साहब कभी ऐसी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का टायरेड जारी है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान साहब ने अब दोबारा ये भी कह दिया एक फ़ॉरेन आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए कि मुझ पर हमला हो सकता है और जब तक मुझे ये ख़त्म नहीं कर देते या ये मुझे फ़िज़िकली एलिमिनेट नहीं कर सकते तो ये मैं तो रुकूंगा नहीं या तहरीक इंसाफ रुकेगी नहीं। इमरान खान साहब
किस खास मौके पर पिंडी पहुंचना चाहते हैं? क्या वो उस दिन पहुंचना चाहते हैं कि जिस दिन नए आर्मी चीफ की तैनाती की अनाउंसमेंट हो रही हो? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत को घेरे हुए हैं, और जब मामला आ जाए साथ घड़ी का तो फिर वो बहुत से लोगों की घड़ियां घुमा देती है। यानी पाकिस्तान की सियासत भी इस वक्त शायद एक घड़ी की शक्ल ही इख्तियार कर चुकी है, जिस पर टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। अब वो टाइम किस पर भारी पड़ता है ये आने वाले दिन ही बताएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मौजूद हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला पंजाब के देरीना साथियों में से हैं। आगा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सरबराह पिलडैट जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क के अंदर जमहूरियत की हाल, जमहूरियत का अहवाल और जमहूरियत का मुस्तकबिल हमारे मुल्क में कितना ताबनाक है, इसकी असेसमेंट हम उनसे अक्सर लेते हैं। पता नहीं वो ये असेसमेंट देते हुए कितना खुश होते हैं और कितने मुतमईन होते हैं या कितने वरिड होते हैं, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आगा साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं सर। सबसे पहले, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर समहाउ रेलेवेंट हो जाती है ये बात कि पाकिस्तान की सियासत का इससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन है कि पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ कौन होंगे। इमरान खान साहब ने बार बार ये बात कहते हैं और वो हमेशा कही जा रहे हैं कि ये किसी ऐसे शख्स को बनाएंगे जो इनकी करप्शन में माफ़ करा दे, जो मेरे खिलाफ ये कर दे वो कर दे। बताते नहीं है किसी और को कि वो कौन सी शख्सियत है। 4-5 ही ऐसे जनरल साहिबान हैं जो कि मेरिट करते हैं, उनमें से कोई एक बन जाएगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ। ये मौक़िफ़ कभी मैंने आपकी जमात चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी तरफ से नहीं देखा। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो टायरेड है, ये जो उनकी लड़ाई है आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, इसके बारे में आप एज ए इत्तेहादी क्या महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब वाकई मिसडायरेक्टेड हैं, उनको गलत सलाह मशवरा दिया जा रहा है, वो इतने ही भोले हैं, या ये सब कुछ उनकी अपनी सियासी सोच है? देखें, मैं समझता कि वो ना तजर्बाकार हैं या कोई उनको बहला देता है या कोई उनको गुमराह करता है। ये बात तो होती है कि कोई भी लीडर हो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मैटर करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और अगर वो लोग अच्छे दिन के ना हो तो उसका असर भी ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे तो मामला मेरे ख्याल में जो मैं समझाऊँ वो ये है कि वो शुबा कर रहे हैं इस बात पे कि नवाज शरीफ अगर बनाएगा तो वो इस किस्म का बनाएगा जो मेरे साथ जो है वो ज़्यादती करे और मेरे साथ मुझे डिस्क्वालीफाई कराए, एलिमिनेट कराए, या क्या नाम है अपने करप्शन के केसेस जो है वो माफ़ कराए और अपने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये सारी बातें वो नून लीग के ख़िलाफ़ या नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़। आगा साहब, आप भी यही समझते हैं कि इमरान खान के मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसी शख्सियत को बना देंगे या बनवा देंगे? ये उनका बयानिया है जो वो बयान कर रहे हैं, वो आज से नहीं कर रहे जी। वो पिछले कई अपना माह से या कितने अरसे से ये बात कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये ज़ाहिर है कि उनको ये कह देना कि वो ना तजर्बाकार है, नहीं, मैं नहीं समझता। उनकी राय जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो क्यों कह रहे हैं, उनका तजर्बा होगा या उनके इल्म में कोई बात होगी। आगा साहब, मैं जब ये कहता हूँ तो साथ ये भी कहता हूँ कि वो जो बातें करते रहे हैं आज पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर मेरे ऊपर हमला कराया जाएगा, वो हुआ और उसने बयान चले दिया। वो तो अब आप तहकीकात करवा रहे हैं ना। मुझे सिर्फ ये बताएं सर, मुझे ये बताएं आगा साहब कि क्या आप इमरान खान साहब की इस सोच से आप सहमत हैं, मुत्तफिक हैं कि अगर पीडीएम की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की मर्जी शामिल करते हुए किसी ऐसी शख्सियत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सरबराह बनाएगी जो कि इमरान खान साहब के साथ फलां कर देंगे और इनके करप्शन के केसेस माफ करवा देंगे, क्या आप इस सोच से सहमत हैं? मैं कतई तौर पर इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरी ज़ाती तजर्बे की रोशनी में मैं समझता हूँ कि जो भी आर्मी चीफ हो वो सीनियर मोस्ट होगा। फबेहा, बड़ी अच्छी बात है। मेरिट के ऊपर अगर 1 नंबर वाला आएगा तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अगर वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है वो किसी दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाले को या चौथे नंबर वाले को करता है तो वो भी उसके अख्तियार में शामिल है। लेकिन जो भी आएगा वो जर्नैल ही होगा। और जर्नैल जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे वो 4 नाम जो है आते हैं, वो इसी बुनियाद पे आते हैं
कि वो डिज़र्व करते हैं, और वो डिज़र्व करने वाले लोग जो हैं उनमें से एक होगा वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। बिल्कुल ठीक है। उसके इख्तियार और उसका ज़हन इंडिपेंडेंट होगा। और फौज के अंदर ये नहीं होता कि किसी भी एक शख्स ने फैसला करना है। कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है, यानी कि आप राय कायम होती है। आगा साहब उसके बाद माशाल्लाह बहुत सीनियर सियासतदान है, ऐवान बाला के अंदर है, सेनेटर है, आपसे कोई बात छुपी भी नहीं है, तजर्बा भी आपका बहुत है। यानी आपके कहने के मुताबिक इमरान खान साहब की जो सोच है आप उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन एक बात तो आपकी बातों से दुरुस्त साबित हो रही है कि ना ही आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी करता हूं कि ना ही जो जनरल साहिबान हैं जिनमें से कोई भी होंगे, ना ही उनमें से किसी का ताल्लुक बिलावल हाउस से है, ना ही किसी का ताल्लुक चौधरी हाउस से है, ना ही रायविंड से है, ना ही बनी गाला से है। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा और उसकी सिंसेरिटी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अफवाज के साथ होगी। लेकिन इमरान खान साहब जो कि आपके इत्तेहादी हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो एक चढ़ाई करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की, और उन्होंने आज भी ये कहते हैं, जब उन पे हमला हुआ तो उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के अंदर उनके रुफका ने जो आवाज़ें लगाई कि हम बदला लेंगे, मेरे ऊपर हमला करवा दिया, फलाने ने करवा दिया, जर्नलों के नाम लिए, एक सीनियर जनरल के खिलाफ वो FIR कटवाना चाहते थे। ख़ास तौर पर आपकी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैंने इसलिए कहा ज़ीरक सियासतदान कि वो मामलात को समझते हैं, सेंसिटिविटी समझते हैं। क्या फीलिंग थी आप लोगों के अंदर कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या करवाने जा रहे हैं? चले वज़ीर आज़म के खिलाफ कटवा दें, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ कटवा दें, सियासतदान तो वैसे ही एक्सपेंडेबल है हमारे मुल्क में। देखें मुनीब, ये तो जो भी एग्रीव्ड होता है और जो भी मुद्दई होता है, ये उसने सोच समझ के अपना अंदिया बयान करना होता है और वो करता है। और इसके मुतल्लिक तो वो जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने जो नाम दिए वो क्यों दिए और उसकी वजूहात क्या थी। ये सारी बात जो है वो कोई बच्चे नहीं हैं, ज़ाहिर है एक मुल्क के 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्होंने अपने तजर्बे की रोशनी में या अपना जो नॉलेज है उसके मुताबिक अगर किसी का नाम दिया है, तो मैं समझता हूँ कि FIR के अंदर नाम लिखा जाना कोई क़यामत नहीं आ जाती। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में FIRs होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो तय करते हैं कि इन नामों में मैं तो फौजदारी वकील हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि 10 नाम लिखाए हैं, 10 के 10 जो है वो फारग कर दिए हैं और पुलिस ने या इन्वेस्टिगेटर ने वो नए नाम डाल दिए हैं। आगा साहब आप एक वकील हैं, आप वकील हैं, आप फौजदारी वकील हैं, यानी क्या आपकी राय ये है कि FIR दर्ज हो भी जाती और उन जनरल साहब का नाम आ भी जाता तो पहाड़ नहीं टूटना था कोई? और अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों नहीं? नहीं, ये तो सबको पता है ना सर, जनरल का नाम उसमें है या नहीं है। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि मुद्दई जो है उसकी स्वाबदीद होती है कि वो कोई भी FIR लिखवाए। ठीक है, वो FIR ना लिखवाना जो है वो अदारे के खिलाफ जा सकती है। अदारे की नेक नामी उसमें मेरे ख्याल में कोई नहीं है। उसके अंदर अगर नाम किसी का आ भी जाए तो जो तफ्तीशी है उसने सारी तफ्तीश नहीं, बट आगा साहब चले आप आगा साहब आगा साहब आप सिलेक्टिव हो रहे हैं थोड़ी सी चीज में। मैं अब आपकी हुकूमत है, जारी बात है, चौधरी साहब की हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब है, माशाल्लाह आप उनके करीबी साथी हैं। इमरान खान साहब ने कहा देखिए मैं FIR करवाना चाह रहा हूं, सिस्टम ने FIR नहीं होने दी। तो हर किसी ने यह कहा कि भाई सिस्टम क्या, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, क्या आप मुझे बताएंगे या बताना पसंद फरमाएंगे कि चौधरी साहब का जाती ओपिनियन क्या था कि FIR दर्ज हो जानी चाहिए, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, या चौधरी साहब को भी था कि नहीं यार ये काम ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए? ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसलिए कोई इसके अंदर अपनी जो अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं कर सकता। ये जो भी होगा ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इल्म में होगा, मेरे इल्म में कोई इस किस्म की बात नहीं है। लेकिन मैं एक वकील होने के नाते इसके ऊपर जो राय दे रहा हूँ ये मेरी वकील होने की वजह से राय है कि FIR हो जाना कोई ये नहीं है कि ये यकीनी तौर पे सज़ा भी
उसके ये दुरुस्त बात है, ये आपकी कानूनी तौर पर बात दुरुस्त है, कानूनी तौर पर आप जी भी वकील हैं सर, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं भी वकील हूँ सर, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक मैं तो एक बहसियत एक आम पाकिस्तानी भी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि फिर अगर यह काम शुरू हो गया तो फिर मतलब फिर तो काम ही शुरू हो जाएगा, फिर तो हर चौथे दिन आप किसी न किसी सरकारी अफसर, किसी फौजी अफसर का नाम कहेंगे, इधर भी नाम विच पा दो, और फिर एक ब्रिगेड शुरू हो जाएगी FIRों की। तो ये काम भी वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने दुरुस्त कहा, कानूनी तौर पर फर्क नहीं पड़ता। बट तारड़ साहब मुझे ये बताएं, अब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, पिंडी आ रहे हैं, और आपकी हुकूमत तो वो बकौल उनके है 27 किलोमीटर के ऊपर, आपके पास कोई इख्तियार ज़्यादा है नहीं। इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद की जगह आप बताया जा रहा है पिंडी आ रहे हैं और किसी खास मौके पर आना चाहते हैं, तो या तो आप वो मौका आने से पहले ही, वो कहते हैं ना स्टील द थंडर, कोई बता दें लोगों को कि कुछ समरी आ रही है, कुछ डिसीजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ताकि इस वक्त जो कश्मकश है एक, वो तो दूर हो। आपने भी पूरा सस्पेंशन ब्रिज बना दिया है। मैं आज समझा था कि मैं आपस की बात विद मुनीफ फारूक में आया हूँ, मगर आज तो मुझे हार्ड टॉक के टिम सेबेस्टियन की थोड़ी सी जो है वो झलक नजर आई। आज आपने बड़ा टफ टाइम दिया आगा साहब को। बहरहाल हमारे बुजुर्ग है कि इमरान खान साहब जिस मौके पे आना चाहते हैं, और ये लॉन्ग मार्च को देखें, लॉन्ग मार्च शुरू हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। इस लॉन्ग मार्च को बार बार ताख़ीर का शिकार ही इसलिए किया जा रहा है कि वो इसको आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से लिंक करना चाहते हैं, उस टाइम पे पहुंचना चाहते हैं जब ये अपॉइंटमेंट हो रही हो। और इस मामले को मुतनाज़ा बनाने में जितना हाथ इमरान खान साहब का है, तारीख़ में बहुत से आर्मी चीफ्स अपॉइंट हुए हैं, बहुत से ऐसे तलखी वाले अदवार भी थे कि जिसके अंदर ऑपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत के ऊपर, मगर जब मुल्क के दिफा का मामला आता है, मुल्की सालमियत का मामला आता है और फ़ौज के इदारे का मामला आता है, तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कभी उंगलियां नहीं उठाई गई, कभी उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की गई। तो ये लॉन्ग मार्च सिर्फ एक मकसद है। अगर इस लॉन्ग मार्च का मकसद शफाफ और फौरी इंतखाबात होता तो ये इस्लामाबाद आके बैठ गए होते। अगर इस लॉन्ग मार्च का मकसद कोई और होता और कोई और इनकी डिमांड होती तो ये जैसे कि तैसे करके इस्लामाबाद बैठ गए होते। ये इस मौके के इंतज़ार में हैं कि ये मामला आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट वाला आगे चले और ये इसको मुतनाज़ा बनाएं। ये इनकी कोशिश है, क्योंकि ये खान साहब लुडो उल्टाने के माहिर हैं कि जब ना जीत रहे हो तो लुडो उल्टा दो। अच्छा, ये चाहते ये हैं। और मैं वजीराबाद वाले वाक़े को कंडेम भी करता हूँ, बहुत बुरा भी समझता हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि वजीराबाद वाले वाक़े के मुलजिम को आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया जब से ये वाक़या हुआ है, एक दिन भी। आज कहते हैं पेश किया गया, आज कहते हैं पेश किया गया 14 पता नहीं 15 रोज के बाद। चलें आज हो सकता है 15 रोज बाद पेश कर दिया हो जी। 4 दफा JIT तब्दील हो चुकी है और 4 दफा JIT तब्दील होने के साथ साथ मर्जी का बयानिया और मर्जी का नतीजा लेने की कोशिश की जा रही है। अब जो मौजम गोंदल नामी आदमी, इस सारे वाक़े में एक ही डेथ है, वो मौजम गोंदल नामी आदमी की है। हाँ जी। और वो तब हुई है, राइफल के फायर से हुई है कि जब जो नवीद वल्द बशीर इसमें हमलावर भाग रहा है तो वो पीछे गिरता है जी, मौजम गोंदल। ठीक है। और वो खदशा ये है कि कंटेनर के ऊपर से गोली मारी गई। कहने वाले ये कह रहे हैं कि कोशिश थी कि हमलावर को गोली मार दी जाए ताकि कोई शवाहिद और सबूत ही ना रहें और मामला बन जाए और ये मामला ताखीर का शिकार हो जाए। मेडिको लीगल देखें, बड़ी सिंपल बात है। आप FIR की दरख्वास्त देते हैं, पंजाब हुकूमत हमारी तो नहीं है, पंजाब हुकूमत तो इनके इत्तेहादियों की है, इनकी अपनी है। 1 मिनट के अंदर FIR होनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है, नहीं हुई। मेडिको लीगल सिर्फ एक शख्स का कराया गया है, इमरान खान साहब का, उसकी मलकियत के अपनी मर्जी के अस्पताल शौकत खानम में। यानी आप भी वकील हैं, समझते हैं डॉकेट इशू होता है FIR के बाद, बाकायदा एक मेडिको लीगल का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो फॉलो नहीं किया गया। और इस वाक़े को भी मैं तो हमारी इलाके की मुखालफत अपनी जगह पे, मैंने तो अहमद चट्ठा साहब को भी फ़ोन करके उनसे इज़हार हमदर्दी किया, उनकी तबीयत पता की, मगर बात यह है कि इस तरह का वाक़या हो जाना, उसको भी मुतनाज़ा बनाना, उसकी FIR रजिस्टर ना करना, फौज को बीच में मुलव्वस करने की कोशिश करना, बावजूद इसके कि मुल्ज़िम इतराफ़े जुर्म। बट तारड़ साहब एक बात है ना, एक बात है, देखिए मैं अर्ज सुनिएगा। अभी आगा साहब ने एक बात अपनी जगह, वो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो खदशात हैं कि मजहबी मुनाफरत का मेरे खिलाफ मेरे पर हमला हो सकता है या मेरे खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा,
वो जिस शख्स ने ये किया उसने बाद में वो बात की अपने उस स्टेटमेंट के अंदर। तो यहां तक तो इमरान खान साहब की बात भी दुरुस्त है ना कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, और जब वो जिक्र करते हैं, वो बात करते हैं, आप कहते हैं एफआईआर दर्ज होने जाना चाहिए थी, तो एफआईआर में तो उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर थी, और वो कहते हैं ये मेरे मुजरिम है। उन्होंने एक फौजी अफसर का नाम लिया, उन्होंने कहा ये मेरे मुलजिम है। तो आपका कहने का मतलब ये कि एफआईआर दर्ज हो जाती, सारों का नाम आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ना था। आगा साहब को यही हुआ है कि कानूनी तौर पर फर्क नहीं पड़ना था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआर वही दर्ज हो जाती। मेरा कहने का मकसद ये है कि परवेज राय साहब वजीर आला हैं, इतनी क्या इनडिसाइसिवनेस है कि वो सच पे मबनी पर्चा नहीं दर्ज कर सके इतने दिन गुजर जाने के बावजूद। फौरी पर्चा दर्ज करते और इमरान खान साहब को कहते कि जी मैं हिम्मत करके आपको कह रहा हूं कि इसमें उस फौजी अफसर का कोई किरदार नहीं है। देखिए पंजाब की जुरिस्डिक्शन, उन्होंने मुमकिन है कहा हो, उन्होंने अतार साहब क्या पता कहा हो वाकई कि वाकई ये आपकी जो डिस्पोजिशन है वो मिसप्लेस्ड है। एफआईआर दे देते ना। एफआईआर वजीर आला का इतना तो इख्तियार होता है कि वो किसी भी जिले में एफआईआर तो दिलवा ही सकता है। उन्होंने भी डबल गेम की ना, दोनों तरफ खेले। उनको कहा कि जी मैं रोकी हुई है, इनको कहा कि उन्होंने रोकी हुई है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? गेम तो बड़ी सिंपल है, हम बच्चे तो हैं, सारी बड़े जादीदा लोग हैं ना। तो ये दोनों तरफ खेल के बीच का रास्ता निकाल के उन्होंने अपने आप को सेफ किया, जो उन्हें करना चाहिए था एक मैच्योर सियासतदान के तौर पे। बड़ा अच्छा किया। मगर पंजाब में हुकूमत का जो सिक्योरिटी लैब्स है और पंजाब हुकूमत की जो नाअहली है और नालायकी है, इस इवेंट में 4 लोग पहले मर चुके थे। उसके बाद क्यों नहीं प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? क्यों नहीं इलाके को स्वीप किया गया, क्लियर किया गया? मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बुलेट प्रूफ रोस्टम क्यों नहीं लगाया गया? देखिए ये बात बड़ी क्लियर है कि आप शहबाज शरीफ को बीच में नामजद करना चाहते हैं, कोई कसूर नहीं है। और मजहबी मुनाफरत की जहां तक बात है, एहसन इकबाल को गोली लगी तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, इन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। अबरारुल हक ने कहा कि सर में लगनी चाहिए थी, हमारे ऊपर स्याहियां फेंकी गई, हमें गोलियां मारी गई, इन्होंने कंडेम नहीं किया। हम आज कंडेम करते हैं, मगर ये माहौल हमने क्रिएट नहीं किया। ठीक। इमरान खान साहब की तो सियासत मुझे समझ नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट को दिन में गालियां हैं, रात को पैरों को हाथ है। अमेरिका क्या हम कोई गुलाम है मान जाएं? हरगिज नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अब कह रहे हैं कि अमेरिका बहादुर मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम मैं चाहता हूं आपसे गुलाम शाम कोई नहीं अमेरिका के। वो अब इमरान खान साहब की खैर अपनी सियासत है, बट मसला ये है कि इमरान खान साहब को तो अभी भी खदशात है। मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को इमरान खान साहब की हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। आई एम श्योर अगर इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों की कुछ सलाह मशवरा और जो सेन एडवाइस है उससे मानेंगे, खास तौर पर पंजाब में, तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच भी सकते हैं। मैं अहमद बिलाल महमूद साहब के पास जाऊँगा क्योंकि इसका एक सियासी है मामला। ये पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन और डिवीजन है इस वक्त, मैं कहूँगा बिटर डिवीजन है। इससे ज़्यादा बिटर डिवीजन हमसे पहले हुई होगी, तारीख के अंदर लिखी होगी, लेकिन जो आज हम विटनेस कर रहे हैं वो तो तबाहकुन है, और वो इस महीने में हो रही है जहाँ अहम फैसले होने हैं। अहमद बिलाल महमूद साहब का भी हम तज्जिया लेंगे और अपने मेहमानों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल साहब, मुझे सर ये बताइएगा, अब ये इमरान खान साहब पर हमला होना संगीन बात है, ये तो फैक्ट है कि उन पर हमला हुआ। लोग जो मर्जी कहते रहे, वो ज़ख्मी भी हुए, एक शख्स उसके बच्चे यतीम हो गए, वो अपनी जान से गया। अल्लाह ताला उसके बच्चों को भी सब्र दे। अब इमरान खान साहब ने आज भी इंटरव्यू में कहा है कि उनको ख़तरा है। इंटेलिजेंस में उमर सरफराज टीमा साहब भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पर दोबारा हमला हो सकता है। बट इमरान खान साहब का जो the tirade and the onslaught against the establishment, against a particular officer, वो अपनी जगह जारी है। एंड प्लस ये जो वो तारीखें तब्दील कर रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी पहुंचने की, पहले इस्लामाबाद था वेन्यू, अब शायद पिंडी पहुंचना चाहते हैं। मेरे ख्याल में शायद वो चाहते हैं कि वो अनइंटरप्टेड जाएं। ये हालात किस तरह पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया मनीब साहब। देखें, ये तो इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं कि एक और हमला वो एंटिसिपेट करते हैं या एप्रीहेंड करते हैं, तो ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इस तरह का अटैम्प्ट हो चुकी है और उस अटैम्प्ट के नतीजे में अल्लाह ने उनको बाल बाल बचाया है और कुछ लोगों की मौत भी वाक़ई हुई है, तो इसका मतलब यह है कि वो इस किस्म की एक्टिविटी में जब भी सामने आएंगे तो काफ़ी वल्नरेबल होंगे। उनके ऊपर जिन लोगों ने पहले हमला किया है
या जो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं वो फिर भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ये कोई ऐसी अजीब बात तो नहीं है, तो समझ आने वाली बात है। लेकिन ये बात भी आपकी दुरुस्त है, मैं समझता हूँ कि ये खुद उनकी पार्टी ने, उनके लॉन्ग मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने, जिन्होंने वो कंटेनर का डिज़ाइन किया था, उन लोगों ने बहुत दानिशमंदी के साथ उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया। वो एक चादर थी लोहे की, वो लगी हुई थी, उसको बुलेट प्रूफ बनाने का एहतमाम नहीं किया। ऊपर भी आ सकती थी, उनके सामने प्रूफ ग्लास का इंतज़ाम नहीं किया। ये सारी बातें बाद में सामने आई, लेकिन वो तो अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हो गई कि वो बचत हो गई। ये तो बहुत अगली हो सकती थी सूरत हाल। तो ये तो पार्टी की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, जो लोग उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थे उनकी तरफ से ये गफलत तो हुई है। और उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा जब कभी वो पब्लिक में अपीयर होंगे तो ऐसे तमाम इंतजाम किए जाएंगे उनकी और उनके साथियों की हिफाजत की, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ दे और बहुत ही पाकिस्तान के लिए इंतहाई रिस्की चीज़ होगी अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाए। सही। अच्छा, अब ये जो दूसरी बात है ना, वो ये देखिए, खान साहब की अपनी सियासत है, उसके दो अहदाफ नज़र आते हैं। दोनों अहदाफ का वो जिक्र अपने जलसों में और अपने जो लॉन्ग मार्च में उनका एड्रेस है उसमें बार बार वो करते हैं। एक तो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद करते हैं वो भी बड़ी वाज़ेह है, तो इसलिए वो असरअंदाज होना चाहते हैं आने वाली अपॉइंटमेंट के ऊपर, ये भी बड़ी वाज़ेह है। ये इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए से वो जो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, जो दबाव पैदा करना चाहते हैं तमाम उन लोगों पे जो इस फैसले में किसी न किसी हद तक शरीक होंगे, वो अपॉइंटमेंट के बारे में है। ये बात तो क्लियर है। मेरे ख्याल इंतखाबात के अंदर जो तारीख है वो एक सानवी मौजू है। ठीक है, मेरे ख्याल में वो प्राइमरी उनका टारगेट नहीं है। वो इंतखाबात अहम बात है, लेकिन वो उसके लिए शायद सब्र कर लें, लेकिन फौरी तौर पे जो फौरी टारगेट है वो तो नई अपॉइंटमेंट के ऊपर अपने पूरी तरह से असरअंदाज होने की कोशिश है। अच्छा, लेकिन मैं बिल्कुल जिस बात को आखिर में ये कहूँगा कि ये नहीं समझ पाया कि वो उसकी रीज़न ये है, ये बिल्कुल समझ से बालातर है कि वो ये समझते हैं कि ये लोग जो अपॉइंटमेंट इस वक्त कर रहे हैं, यानी वज़ीर आज़म जी जिन लोगों से मशवरे कर रहे हैं, उसके नतीजे में वो ऐसे लोगों को अपॉइंट कर लेंगे जो उनके नाजायज़ किस्म की ख्वाहिशात की तकमील। ठीक है जी। अच्छा, उनकी जरिए मैं आगा साहब आपके पास आता हूँ। अभी ठीक है, अब इमरान खान साहब आपके इत्तेहादी हैं, उनकी जमात के बहुत से मामलात हैं, उनकी मसाइल भी अपनी जगह होंगे, लेकिन अब एक शख्सियत जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब थी, फैसल वाडा साहब, आज वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं भी हैं, लेकिन आगा साहब वो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अपनी जमात के अंदर भी बहुत से लोग बड़े एम्बिशियस हैं, वो इमरान खान साहब को रिप्लेस करना चाहते हैं, इमरान खान साहब को बहकाते हैं। आपके तज्जिए या आपकी असेसमेंट के हवाले से, बहसियत एक सीनियर सियासतदान, आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बच्चे नहीं है कि उनको कोई बहका दे, लेकिन फैसल वाडा साहब इंसिस्ट करते हैं कि इमरान खान साहब को ये इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। वो को 3 सांपों का जिक्र करते हैं और बाकी लोगों का जिक्र करते हैं। ये बात आपके दिल को लगती है आगा साहब कि क्या इतनी बड़ी जमात का लीडर वाकई उनको कुछ लोग वाकई रिप्लेस भी करना चाहते हैं और उन्हें फिर बुरे मशवरे भी दे रहे हैं, उन्हें लड़वा भी रहे हैं? लेकिन देखें मुनीब, किसी के दिल की बात का तो वो इल्म नहीं हो सकता। बात यह है कि हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जिस लीडर के पास आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा जो वो बहुत महदूद अपना जो है लोगों के साथ मुशावरत करता है, उसके अंदर गलतियां होती हैं और कुछ लोग जो है वो अपने मतलब के नताइज निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें इमरान खान के मतलब मैंने देखी हैं वो वसी तर मुशावरत के कायल नज़र आते हैं और उन्होंने हमेशा जो है वो आप जितनी देर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने मुशावरत प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी की, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर भी की, बनी गाला में भी की और रात को 11 बजे तक सहाफ़ियों के साथ भी मुलाकातें की। वो एक रूटीन के अंदर वसी तर
मुशावरत के कायल नज़र आए हैं मुझे, मेरे तजर्बे में। अच्छा। बाकी रही बात कि क्या होता है, ये ज़ाहिर है ये इन चीज़ों का इल्म तो उसी को हो सकता है जिसके साथ होता है, या अगर किसी ने कोई सबक सीखना होता है तो वो ज़ाहिर है उसके मुतल्लिक सोचता रहता है। और इमरान खान के मुतल्लिक मैंने ये देखा है कि वो कंसंट्रेट करते हैं और तवातर के साथ करते हैं। रही बात, एक बात चूँकि तारड़ ने मेरा नाम लेके बात की है, तो मैं एक बात इनको कहना चाहूँगा कि मेरे लिए कोई हार्ड टॉक नहीं होती। मेरे लिए सब टॉक्स जो हैं वो सॉफ्ट टॉक्स हैं। हार्ड टॉक उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने झूठ बोलना हो। जैसे अभी उन्होंने बात करते हुए कह दिए कंटेनर से गोली चली, यानी ये सैकड़ों कैमरे जो हैं वो सामने थे और मीडिया के कैमरे थे। अगर इस किस्म की बात होती तो मीडिया के ऊपर चल गई होती, जियो पे तो सबसे पहले चल गई होती। मेरी गुजारिश ये है कि ऐसी बातें करने से कोई बंदा बड़ा नहीं हो जाता। ये बात कहना कि मेडिकल लीगल वहाँ से क्यों नहीं कराई। एक आदमी के ऊपर, जान के ऊपर हमला हुआ, 14 बंदे जख्मी हो गए, एक बंदा जो है शहीद हो गया। उसके बाद वो उसी इलाके के जो है हॉस्पिटल में चला जाता मेडिकल लीगल कराने के लिए। और जो होता है मेडिकल लीगल वाली जगह के ऊपर जितनी इनसिक्योरिटी होती है, आप आए लाहौर के अंदर, मैं मेयो हॉस्पिटल के अंदर दिखा देता हूं, वहां पे लोग पड़े होते हैं, लोग को पूछने वाला नहीं होता, और इनसिक्योरिटी होती है। एक बंदे के ऊपर हमला हुआ और वो चला जाए फिर दोबारा हमला कराने के लिए। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहूँ, एक बात और जरूर कहूंगा, वो ये है, गुजारिश ये है कि ये सारी बातों का जवाब आईजी पंजाब दे चुका है कि ये जो नवीद जो मुल्ज़म है उसके बयानात क्यों चले। वो कहता है मुझे नहीं पता, वो कहाँ कौन ले गया, किसने रिकॉर्ड किए, पुलिस को पता ही नहीं है। और उसके बाद FIR के मुतालिक भी उसने बता दिया। अच्छा आगा साहब एक सेकंड, अभी आपने फरमाया, आगा साहब अभी आपने फरमाया कि 14 बंदे उसमें जख्मी हुए। अब मुझे थोड़ा सा वो, मैं इसलिए उसको कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद का जो THQ है वहाँ पर जो मेडिकल लीगल हुई है, 11 लोग हैं टोटल। अब मैं उनके नाम गिन देता हूँ। अहमद चट्टा साहब, ठीक है, वो लेफ्ट मैं अर्ज करता हूँ जो मीडिया, सर वो मीडिया में गलत चला है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। अहमद चट्टा साहब को लेफ्ट लेग में फायर आर्म लगा है, फैसल जावेद साहब को माइनर इंजरी थी फेस के ऊपर, इमरान यूसुफ साहब को लेफ्ट लेग में फायर आर्म लगा है, राशिद महमूद को राइट हैंड और राइट आर्म में फायर आर्म इंजरी है। बाकी एक शख्स जो था मौजम, उसकी डेथ हुई है। बाकी 3 लोग हैं सिर्फ जिनको फायर आर्म इंजरी हुई है, और एक शख्स जो डेड आया, जारी बात है उसको फायर आर्म इंजरी थी। बाकी सबको और इंजरीज थी, वो माइनर इंजरीज थी। कोई ये नहीं था कि बाकी सबको गोलियां लग गई, बाकी सबको चोटें लगी थी। अब ठीक है, आपकी अपनी बात दुरुस्त, आपकी अपनी जगह होगी, मैं उस बात पे मैं उसको ड्रैग नहीं करना चाहता। मीडिया के अंदर 14 के 14 नाम भी दिए हुए थे। नहीं, मैं तो सर मैं तो ये प्रिंट मीडिया मैं तो सर मैं अर्ज करता हूँ, मेरे लिए सर वो मैं अर्ज करता हूँ हॉस्पिटल ना गए हो, सर मैं अर्ज करता हूँ कि मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी जारी बात है हुकूमत पंजाब का, मैं तो उसको फॉलो करूंगा जो कि एक्चुअल चीज है सामने जो, और 3 लोगों को फायर आर्म लगी है, मैं तो उसकी बात करता हूँ। आप भी वकील है, कागजों की अहमियत को मुझसे बेहतर समझते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, नहीं पता है, तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मुझे पता है इस बात का। मैं जरा एक सेकंड ब्रेक शामिल कर लूं, जरा फैसल बॉर्डर साहब के हवाले से बात करते हैं। तारड़ साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, एक ब्रेक के बाद मैं साथ रहिएगा। एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं। तारड़ साहब, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, हमारे बुजुर्ग हैं जनाब आगा साहब, वो जारी बात है हमारा उनसे एक, हाँ हमारे लिए बहुत काबिल, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैंने तो फैक्ट पे बात करनी है ना। हाँ जी, मैंने उनसे पूछ के तो बात नहीं करनी ना। बात ये है कि कंटेनर से गोली लगी, मैं क्यों कह रहा हूँ। आपने भी और आगा साहब ने भी बतौर वकील कई 100 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जी। एंट्री वुंड ऊपर है, एग्जिट वुंड नीचे है। एंट्री वुंड ऊपर तब होती है और एग्जिट वुंड नीचे तब होती है कि जब किसी हाइट वाली जगह से गोली मारी जाती है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, राइफल का फायर है, खौल भी राइफल का मिला है। नंबर 3, हमला आवर फरार हो रहा था जब ये फायर लगा है,
ठीक है। मैं तो देखिए ना बतौर वकील अपने एक्सपीरियंस पे बात करूंगा, लॉजिक पे बात करने के बाद गिरा है। मुझे ये लगता है गोली नहीं लगी उसे। मैं नहीं ना बोला, आप सुन लेना, हौसले से सुन ले, मेरी बात भी सुन लेना। और जहां तक गलत बयानी की बात है, गलत बयानी की बात आपकी बारे में नहीं बोला मोहतरम। आगा साहब वो बात मुकम्मल हो जाए। आगा साहब आपकी बारे में मैं नहीं ना बोला, मैं तो बड़े तम्मल से आपकी पूरी बात सुन। आगा साहब दीजिएगा जब बारी आएगी। और बाकी जहां तक झूठ और गलत, शुक्र है कि हम आज तक दुआए खैर कह के नहीं मुकरे। हमने कभी दुआए खैर कह के कलाम पढ़ के बाद में वादा खिलाफी नहीं की, वो और बात है। मगर मैं तो फैक्ट पे, लॉजिक पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के जो मामलात में बता रहा हूं, ये कोई डिफेंस नहीं है कि जी मेडिको लीगल के हालात बड़े बुरे होते हैं, वहां पे गरीब लोग लेटे होते हैं, इसलिए हमारा शहनशाह वहां पे मेडिको लीगल कराने नहीं जा सकता था। अगर तो खान साहब की खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी जगह गोली लगी होती कि उनके लिए ट्रैवल मुमकिन ना होता, जो शख्स वजीराबाद से 3 घंटे में लाहौर पहुंच गया है, वो रास्ते में जिन्ना अस्पताल में मेडिकल नहीं करा सकता था? क्या वहां पे रुका नहीं जा सकता था? वजीराबाद से लाहौर ट्रैवल हो गया, मगर सरकारी अस्पताल में हम नहीं गए, वहां पे गरीब लोग लेटे होते हैं, वहां पे हालात अच्छे नहीं होते, वहां पे गंद होता है। हुकूमत भी कहना क्या चाहते हैं? मेडिकल लीगल हो गया, वो 2 दिन बाद हो जाए, वो 1 दिन बाद हो जाए, वो 1 घंटे बाद हो जाए। सरकारी अस्पताल जाता है कि आगा साहब इतनी देर बाद के अस्पताल, आगा साहब देर बाद आगा साहब मेडिकल लीगल की अहमियत तो अपनी जगह मौजूद है। घंटे क्या है आगा साहब, चले आगा साहब की बात लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक चलिए, लीगल रिक्वायरमेंट है भाई, आप कराते मेडिकल लीगल जिला अस्पताल में कराते, ठीक चले। वो आप बात ये है, मेरे मशवरा दे देते अगर आपकी एक्सपर्टीज है। नहीं, आगा साहब से मशवरा लिया जाता या आगा साहब के जो कायदीन है उनसे मशवरा लिया जाता तारड़ साहब, तो ये मसला इतना गंभीर होता ही ना। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, ये बात आगा साहब को भी पता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कोई सेन एडवाइस लेता नहीं है ना, और फिर चढ़ाई हो जाती है। अगर चौधरी साहबान का मशवरा ले लिया होता तो मामलात बहुत दुरुस्त हो चुके होते, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मसला ये आगा साहब, एक बात जरूर है कि चले एक तो इंसिडेंट हो गया इमरान खान साहब के साथ, लेकिन वो बेचारा जो अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसके बच्चे यतीम हो गए, उस गरीब का पोस्टमार्टम पता नहीं हुआ किस स्टेज पर जाके हुआ, उसकी भी एफआईआर नहीं कटी उस गरीब की। उसके बच्चों की तरफ से एक, उसके लवाहिकीन की तरफ से एक एफआईआर कट जाती, कुछ तो हो जाता। आगा साहब नहीं, मेरे ख्याल में देखें, जब ये फैसला हुआ होगा कि एफआईआर कैसे करानी है, तो उस पार्टी ने, पीटीआई ने ये फैसला किया कि ये सारे जो वाकया की एक ही एफआईआर कटे। तो मेरे ख्याल में ये कोई गलत फैसला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर मर्डर भी था। तो मर्डर वाली जो एफआईआर होती है उसका कोई वजन ज़्यादा होता है, इंजरी वाले का कम होता है। मेरे ख्याल में वो इसलिए इकट्ठी करवाई गई कि वो ज़्यादा वजनी एफआईआर और ज़्यादा मुस्तनद एफआईआर और ज़्यादा असर वाली एफआईआर जो है वो होगी अगर उसके अंदर मर्डर होगा। वैसे तो ये वो मेरे ख्याल में उनका फैसला नहीं, उनका फैसला था। देखे मेरी बात सुने, जी। मेडिकल लीगल तो हुआ है, मेडिकल लीगल कौन कहता है कि नहीं हुआ? मेडिकल लीगल हुआ है, लेकिन ये उसकी चॉइस होती है। जो जख्मी है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम यहाँ पे लेटो, तुम्हारी यहाँ पे मेडिकल लीगल करेंगे। नहीं आगा साहब, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मतलब मेरे साथ कोई वाकया होता है तो मैं कहूँ जी मैं फलानी जगह से मेडिकल लीगल कराऊंगा, तो ये मेरा इख्तियार है, पुलिस मान जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल इख्तियार है। अच्छा। बिल्कुल इख्तियार है ये। मैं आपको बिल्कुल 100% कह रहा हूं कि ये इंजर्ड का प्यार होता है। आगा साहब आप हमारे उस्ताद भी हैं, आगा साहब आप हमारे उस्ताद भी हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं सर, ये अगर ये लिबर्टी सबको मिल जाए ना, पुलिस बड़ा खज्जल करती है सर वो मेडिकल लीगल के पीछे, और वो कहते हैं इत्थों ही कराना है काका, इत्थों ही कराना है, इत्थों ही कराना है काका, इस जगह तो कराना है। इंजर्ड पड़ा होता है, वो कहते हैं जी वो हवलदार आएगा तो वो साथ जाएगा तो मेडिकल लीगल होगी। यानी डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो पुलिस के बगैर मेडिकल लीगल नहीं होती। ये आप अपने आप को करेक्ट कर लें। वो कहते हैं कि थाने से जाके बंदा लेके आए, वो रपट लिखने के बाद बंदा लेके आते हैं, रपट के साथ डॉक्टर के पास पेश होता है, मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास, वो फिर उसके बाद वरना नहीं लगाता। तारड़ साहब, इतनी प्रिविलेज तो इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए थी ना, आखिरकार अपनी बड़ी जमात के सरबराह हैं, पंजाब में हुकूमत उनकी है तो वो वहां से करवा लेते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब 3 घंटे सफ़र करके उसी ख़तरनाक हालत में आप लाहौर पहुँच गए थे, तो क्या फ़र्क था कि आप वज़ीराबाद के THQ या वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब ने कार्डियोलॉजी का बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया है, बहुत अच्छा चल रहा है वज़ीराबाद का, वहाँ करा लेते,
वहां नहीं कराना था, DHQ गुजरांवाला करा लेते। लेकिन ये तारड़ साहब, ये इंजर्ड बंदे की अपनी चॉइस होती है, वो कहते हैं अपनी चॉइस है, ठीक है, परवेज लाई की नहीं होती, ठीक है, किसी की नहीं ना होती। चले मैं अच्छा चले, ये देखे ना, ये तो फिर डूबियस हो जाता है ना मामला। अगर मैं अपनी मलकियत के अस्पताल में बजट दूं कि मैंने वहां पे कराना है, ये तो कोई चॉइस नहीं। करवाया मेडिकल लीगल उन्होंने, और मौजम गोंदल का करवाया होगा। मौजम गोंदल की फैमिली को भरो की चीमा का वो रिहायशी था, ठीक है, वजीराबाद का रहने वाला है, हम भी उस इलाके के रहने वाले हैं। उसकी फैमिली को बुला के जो लिफाफा पकड़ाया गया है और उसके बाद प्रेशराइज किया गया है और कहा गया आप कितनी फंडिंग करेंगे कि आप मालो माल हो जाएंगे, आपने दरखास्त कोई नहीं देनी। तो ये किसके कहने पे किया गया है? यानी वो ऊपर बात चले नहीं आगा साहब की बात अपनी जगह तार साहब, लेकिन वो या तो कोई एविडेंस या तो लवाइकीन कहे ना, या तो उसके लवाइकीन कह दे रिकॉर्ड के ऊपर। इतने बड़े वाकये का मजाक उड़ाने की वाली बात है वहां पे। एक तरफ आप अफसोस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजाक उड़ा रहे हैं। मुस्तनसर गोंदल 12 दफा बार का सदर रहा है, वहां पे चलता फिरता वकील है, उसकी बरादरी है। मैं जानता हूं उसको, तो आपको बता देगा कि मौजम गोंदल की फैमिली को कैसे प्रेशराइज किया गया है। चले ये तहकीकात इसकी भी हो जाएगी, इसकी तहकीकात भी हो जाएगी। आज अगर मौजम गोंदल जो है वो आपका गवाह बन गया है, तो फिर वो ऐसा ही गवाह होगा जैसा वो गढ़ी वाले केस में वो एक फ्राडिये को आपने गवाह बना लिया है। आप तजर्बा कर सकते हैं। घड़ी को इन्होंने बनाया गवाह, घड़ी को रहने दे, और किसने बनाया भाई? वो नहीं वो बात क्या है, नहीं आगा साहब प्रोफेशनल है वो, आगा साहब गल तो सुनो ना, 144 मुकदमात हैं आगा साहब, वो 144 मुकदमात वाला बंदा, मैं कहता हूं गंदा अच्छा नहीं इमरान खान कह रहा है कि मैंने नहीं बात आपने आगा साहब ये पूछना होता तो FBI वाले पूछते, आगा साहब कौन होते हैं? आगा साहब बात ये है कि जिस फ्रॉडिये का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो शख्स फ्रॉडिया है, उमर फारूक ज़हूर साहब जो है, उनसे तहरीके इंसाफ के मुतअद्दिद वज़रा और एक खास वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब भाइयों वाला ताल्लुक है उनके साथ, और उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कह रहे हैं कि की हो गया जे और मुनीब करैक्टर तो सामने है ना यार, नहीं रिकॉर्ड है उसका, नहीं पर उसके बाद अच्छा मेरी बात सुने ना, घड़ी उसके बाद क्या कर रही है? जाली वल्दियत डिक्लेयर करके। अच्छा मेरी बात सुने उसके बाद घड़ी क्या कर रही है? एक जाली बैंक खोला। अच्छा मुझे बताएं भाई, आज भी सर मेरी तरफ से पूरा टब्बर जेल में हो, उसके बाद घड़ी क्या कर रही है? आगा साहब उसके बाद घड़ी क्या कर रही है? घड़ी उसके पास कैसे पहुंची है? घड़ी फ्राडिये के पास घड़ी है, वो जाली भी हो सकती है। अच्छा जरूरी है कि वो ठीक है। तारड़ साहब इसकी घड़ी आप आए मेरे साथ, मैं आपको 2 नंबर भी दिलवा दूंगा, 12 नंबर तक मिल जाती है। दुनिया में एक पीस है वो सर, आप पहचान ही नहीं सकते। अगर तस्वीर उतार के आप चले, बात यह है कि शफाफ चली, मदीना की रियासत के दावेदार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देने वालों को ये नौबत क्या किया उसने? उन्होंने सऊदी वली के तोहफे में मिलने वाली खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेच दी। लीडरों ने ममनुआ चीजें छोड़ दे मेरे लीडर को, छोड़ दे मेरे लीडर को। बात ये है कि ये चोरी भी है, सीनाजोरी भी है, हमने जेलें भी भुगती हैं, 4 गाड़ियां भुगती, हमने जवाब भी दिए। आप ना भागे इस जवाब से, भागे इस जवाब से। जहां इस्लामाबाद में कह रहे हैं कि हमने ये घड़ी बेची है, वो इस्लामाबाद का ताजिर ही गायब है, नहीं रहा वो बंदा, पता ही नहीं किसी को कहां। वो हुकूमत का काम है ना, वो हुकूमत का काम है, पता करवाए। देखो ये दावा कर रहे हैं, वो एक बंदा जो फलाई काम करने वाला बंदा है, कैंसर हॉस्पिटल उसने 3 बना दिए, निमल यूनिवर्सिटी बना दी, उसने 2 यूनिवर्सिटियां बना दी। बिल्कुल ठीक है, कैंसर अस्पताल के साथ इदारे बना दिए। चले आगा साहब ठीक है, बात करते हैं आप। आगा साहब के मुताबिक वो घड़ी जाली हो सकती है, वो घड़ी जाली हो सकती है। आगा साहब के मुताबिक वो घड़ी जाली हो सकती है जी। बहरहाल इसका फैसला तो किसी तफ्तीश के बाद होगा। मैं अपने प्रोग्राम से इतना ही कुछ है इस वक्त, इजाज़त लेता हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।